आप सबको मेरा नमस्कार। और आज अदम गोंडवी के शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। चुनावी मौसम है, जुमलों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए। और जुमले इतने ज्यादा होने वाले हैं कि नए नए शगुफे उसमें रचे जाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया जुमला, एक नया गुब्बारा छोड़ा है। 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी से उबार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीबों के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बू आती है। अपने चिर परिचित अंदाज में यह गुब्बारा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने नीति आयोग के इस दंभ में खूब हवा भरी। लेकिन यह झूठ इतना बड़ा और यह मजाक इतना भद्दा था कि कुछ ही देर में फुस पटाखा साबित हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआमी गरीबी जिसको कहा जाता है, उससे करीब 25 करोड़ लोगों को उबार दिया गया। सरकार का नया जुमला यह है, उठा लीजिए, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं गरीबी कम हो, हम सब चाहते हैं गुर्बत कम हो, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना आर्थिक असमानता है। सब चकाचक चंगा सी है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। और इस जुमले में, इस गरीबी के कम होने वाले जुमले में 4 बड़ी समस्याएं हैं। ये जो जुमला, ये जो दंभ भरा गया है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से उबार दिए गए हैं, इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। उन चारों समस्याओं को संक्षिप्त में पढ़ देती हूं और उसके बाद उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो कंजम्पशन मतलब उपभोग लगातार घट क्यों रहा है? आज आप और हम अगर ज्यादा पैसा हाथ में आता है तो खर्चा करते हैं, लेकिन लगातार उपभोग इस देश में घट रहा है। अगर सरकार की ही माने और गरीबी की दर 11.7% पर आ गई है तो सरकार 11.7% का मतलब हुआ कि इस देश के 140 करोड़ में करीब सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए। तो सरकार की क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के तहत आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? और यहीं से साजिश की भी शुरुआत होती है और अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने किस थर्ड पार्टी से यह आकलन कराया? क्या इसकी पुष्टि आईएमएफ ने, क्या इसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने, क्या इसकी पुष्टि किसी थर्ड पार्टी ने की? और अंत में सबसे बड़ी समस्या इस जुमले के साथ यह है कि नीति आयोग ने गरीबी नापने के जो स्थापित मानक है, जो स्थापित मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, उससे हटकर 12 मानकों पे गरीबी नापी गई है। और यह कितनी विचित्र और कितनी विडंबना की बात है कि उन मानकों में से ज्यादातर मानक वो हैं जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की जिंदगी, झूठ की जो अवधि होती है वो बड़ी कम होती है। इस सरकार की पोल इस सरकार के आंकड़े ही खोलते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक ग्रोथ नंबर आया था, बड़ा सीना ठोक ठोक कर उस पर बात हो रही थी। उसी ग्रोथ नंबर पे, उसी जीडीपी नंबर में कंजम्पशन का भी डेटा आया। 4.4% इस वित्तीय वर्ष में कंजम्पशन की वृद्धि की दर है, जो 7.5% थी पिछले साल। मतलब उपभोग लगातार घट रहा है, उपभोग लगातार कम हो रहा है। और अगर इस सरकार की मानी जाए कि करीब 25 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे, तो वो रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्याओं की चीजें क्यों नहीं खरीद रहे? साबुन, तेल, कंघी, मंजन,
ये सब तो दैनिक दिनचर्या रोजमर्रा की चीजें हैं। इनको बेचने वाली कंपनियां जो हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां हैं, और उस कंपनी की तिमाही दर तिमाही जो सेल्स हैं, जो बिक्री है, वो स्टैग्नेंट बनी हुई है, वो बिल्कुल उसमें शिथिलता है। मांग की मंदी उनके आंकड़ों में साफ दिखती है। ब्रिटानिया अपना बिस्कुट नहीं बेच पा रहा है, तो जब लोग कम गरीब हैं तो वो साबुन की टिकिया, सिर पे लगाने वाला तेल, मंजन, बिस्कुट क्यों नहीं खरीद रहे? तो साक्ष्य जो गरीबी के हैं वो सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। ये पहला पॉइंट रखना जरूरी है, क्योंकि मांग में आई मंदी साफ झलक रही है। और अगर आप ज्यादा संपन्न होंगे और कम गरीब होंगे तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे, जो इस देश का गरीब नहीं कर रहा है। 19% से ज्यादा गरीबों की संख्या घटकर अब मात्र 11.7% पर आ टिकी है। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा हो। भगवान करे कोई बिना अन्न और आहार के भूखे पेट सोए नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। 80 करोड़ को, मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं मोदी जी की 80 करोड़ को अगर मुफ्त का राशन ना दें तो भूखमरी से लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली पहल है इन 25 करोड़ लोगों को फ्री के राशन से वंचित करने की। ये साजिश, ये तैयारी शुरू हो चुकी है। राशन आपको देना पड़ रहा है 80 करोड़ को, कह रहे हैं सिर्फ 15 करोड़ गरीब है। ये कितना गंदा और भद्दा मजाक है, ये इनके आंकड़े दिखा रहे हैं। ये मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। तीसरी बड़ी बात यहां पर कहनी जरूरी है। मानक बदलने से सच तो नहीं बदल जाएगा। गरीबी नापने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से एक है कि क्या आपको पौष्टिक आहार, क्या आपको 2 जून का रोटी नसीब हो रही है। मानक बदल दिया गया कि अगर आपके घर में टॉयलेट बनवाया है सरकार ने, शौचालय अगर बनाया है, तो आप गरीब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको आहार थाली भर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी गांव में 5 घरों में बिजली का तार खिंच गया तो पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा और वो गरीबी के आंकड़े में जोड़ा जाएगा, वो गरीब नहीं रहेंगे। तो 5 घरों में अगर बिजली आ गई और अगर आपके घर में टॉयलेट बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खाने को नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गरीब नहीं रहे। आपको इस सरकार ने संपन्न घोषित कर दिया है। चौथी और बड़ी बात, क्योंकि इनकी आदत है, बड़ा शौक है इनको, जब नेहरू से छूटते हैं तो यूपीए की सरकार पर आते हैं। यूपीए की सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींचा गया। पर यह हमने अपने कमरे में बैठकर आंकड़ा निकाला और ऐसा नहीं कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने थर्ड पार्टी की रिपोर्ट की पुष्टि की, जो स्थापित मानक है दुनिया भर में, और ये ग्लोबल इंडिसेस के चलते जब वहां से पुष्टि हुई तो माना गया कि हां 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से उबारे गए। यहां पर तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ, शंखनाद कर दो, बाकी काम तो चरण चुंबकों की मंडली कर ही देगी। असलियत यह है किसका सर्वे किया गया, सर्वे का सैंपल साइज क्या था। मतलब नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे कराया, खुद ही रिपोर्ट बनाई, खुद ही रिपोर्ट को प्रचारित भी कर दिया और प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने खूब भोपू बजाया उस रिपोर्ट का। और अंतिम बात, जो मूल मुद्दा है, जो लब्बो लबाब है इस पूरे गरीबी के आंकड़े का, असल में मोदी सरकार गरीबों का मखौल नहीं उड़ा रही है। वो आप जैसे समझदार मध्यम वर्ग लोगों का, बुद्धिजीवियों का उपहास बना चुकी है, इस देश का मजाक बना रही है। और कहीं ना कहीं सिर्फ आपको झूठ प्रचारित नहीं किया जा रहा है, खुद भी आंखों पर पट्टी बांधकर झूठ को घोटने का काम हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी आंकड़े पर नीति निर्माण होगा, इसी आंकड़े पर योजनाएं बनेंगी, यही आंकड़ा बताया जाएगा
अभी से लेकर चुनाव तक और अभी से लेकर बजट बनने तक, अभी से लेकर नीति निर्माण तक। और इसी आंकड़े के आधार पर साजिश रची जा रही है इन 25 करोड़ लोगों को उनके गरीबी के जो थोड़ी बहुत राहत सरकारें देती हैं उनसे वंचित करने की। यह साजिश है इन 25 करोड़ लोगों को जो सेफ्टी नेट भारत सरकार को देना चाहिए और देती है उससे निकालने की। इन गरीबों को ना सब्सिडी मिलेगी, ना फ्री का राशन मिलेगा। जल्दी ही ये इस सूची से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सारी साजिश इसीलिए रची जा रही है। तो अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गगनचुंबी इमारतों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर, 4 लोगों को बुलाकर, भगवान जाने क्या सैंपल साइज था, भगवान जाने कहां सर्वे किया गया, क्या अनुमान लगाए गए, सरकारी योजनाओं के बल पर आपने एक सर्वे कर लिया, उसको रिलीज कर दिया। असल में यह 10 साल की मोदी सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आज देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है तो ना आर्थिक असमानताओं का, न बेरोजगारी का, न महंगाई का, न गरीबी का, न गुर्बत का समाधान ढूंढना पड़ा सरकार को, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। पर आप कितने भी झूठ रच लीजिए, कितने भी झूठ बोल दीजिए, यह देश जुमलों से वाकिफ है। मंडली कितना भी भोंपू बजाए, गरीब त्रस्त है। और इस मंच से, इस सरकार से एक सवाल भी है और इस सरकार से एक पुकार भी है कि गरीब के खिलाफ यह साजिश रचना बंद कर दीजिए। I will very briefly make a brief statement in English on the recently reported numbers from the Niti Aayog, which have been quoted not just by the Prime Minister but the entire ecosystem and large sections of the media without asking the relevant questions that should be asked of this. The latest jumla in a list of jumlas that we will see up until elections is the fact that 24.82 crore people have been lifted out of poverty. The truth cannot be further away from this. And the reality is that nobody knows how Niti Aayog has arrived at these numbers. It has changed the established criteria how it's calculated. Neither the World Bank nor the IMF have cited any third-party stories. This was an estimate done by the Niti Aayog. The report was prepared by them. The survey was done by them. It has been reported by them also. But the situation on the ground, the reality on the ground is extremely stark. And the reality on the ground is extremely different from what the numbers report. And there are only 4 pillars to exposing this blatant lies of the BJP and its ecosystem and also the Niti Aayog's report. If people are less poorer, why are they consuming less? If indeed there are only 11.7% people who are poor in this country, which is roughly 15 crore, why does free ration have to be distributed to 80 crore people? Niti Aayog has not taken help of any third party. Neither the World Bank nor the IMF have supported these numbers. And why has the Niti Aayog done away with the established criteria how poverty is calculated and tracked worldwide? So let's begin with point number 1, and very briefly, consumption in this country is down to 4.4% from the previous fiscal of 7.7%. Why? Because people are buying less. Anybody who's better off, anybody who's less poorer will buy more. And especially things of FMCG, the fast-moving consumer goods like soap, like shampoo, like oil, like toothpaste. But companies who make those products like HUL or ITC or Britannia who sells biscuits are constantly reporting stagnant sales growth. If people are better off, if people are less poorer, why are they not buying these things? Why is consumption so low? Consumption, which is 60% of our GDP. If indeed 29.1% poorer have been reduced to now 11.7%, why is the government forced to give free ration to 80 crore people? The reality is that the government has to do this because if it does not give them the safety net, people will die of hunger. And the government should do this. Why have criteria been changed? Multi-dimensional poverty index essentially says that if a toilet has been constructed, it doesn't then matter whether you have access to food,
and nutritious food, you are no longer poor. If 5 households in a village are electrified, the village will be considered electrified. You are no longer poor. These are the loopholes in this report. And let's talk about established criteria. During the UPA period, 27 crore people were lifted out of poverty. And we did not claim that. We did not do a survey. There was a third-party survey that was done, which was endorsed by the World Bank, and they said 27 crore people in the history of independent India have been lifted out of poverty for the very first time in those numbers. But here, the Niti Aayog has done the survey, they have done the estimates, they have prepared the report, they have released it, and right from the Prime Minister to the entire ecosystem is just going to sing peons of that survey. Whereas the reality on the ground is in sharp contrast. Because if you go by the reality on the ground, the survey essentially establishes there is no unemployment. The reality is unemployment, high prices, income inequality, lower wages, extreme poverty. 23 crore people were pushed into poverty during the COVID times. What happened to those people? Are any questions being asked? And last but not the least, the reality of this report, the reality of these numbers is that there is an entire conspiracy being hatched against the poor of this country. Because very soon, close to 25 crore people who have now been declared not being poor will be taken out of the safety net that the government offers to the poor. They will very soon stop getting subsidies. They will no longer get free ration. They will be taken out of the government security net, the safety net, which any welfare state offers to its poor people. And that's the conspiracy that we are worried about. So it's easy to sit in your echo chambers. It's easy to sit in those AC rooms. It's easy to sit in those sky-high buildings and prepare reports like these. But the only thing that we want to say from this platform right here is that this is a conspiracy being hatched against the poor. Stop making a joke of yourselves. Stop making a joke of India's middle class. Stop making a joke out of India's poor. Because the reality is your policy formation will happen on these numbers. And these numbers are grossly misleading. आपके सवालों का स्वागत है. सवाल अगर इस पर रहे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी. गरीबी पे कोई सवाल नहीं आप लोगों के पास. इतना बड़ा झूठ इस सरकार ने बोला, इतना बड़ा झूठ परोसा गया. आप लोग टीवी चैनलों से आते हैं, अखबारों से आते हैं, कितने लोगों ने उसको दिखाया? उसकी असलियत किसी ने बयां करी? किसी ने सवाल पूछा? और अगर इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है तो मैं तो इस मंच से चुनौती देती हूं, मोदी जी अपनी वित्त मंत्री के साथ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इतने बड़े कीर्तिमान को जो उन्होंने स्थापित किया है उस पर कुछ सवाल ले लें. लेकिन ले नहीं पाएंगे. आप लोगों के पास गरीबी पर कोई सवाल नहीं है. बाहर निकाला तो इस हिसाब से जो वो 24 करोड़ लोग हैं, आप ये चाहते हैं कि सरकार जो अपना फ्री राशन दे रही है उसको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उनको. मैं ये कहना चाह रही हूं कि 24 करोड़ 82 लाख लोगों को जो निकालने का दावा किया जा रहा है वो झूठा है, वो गलत है, वो गलत मानकों पे आधारित है. मेरा पहला दलील ये है. और मेरी दूसरी दलील ये है कि एक साजिश रची जा रही है देश के इन 25 करोड़ करीब लोगों के खिलाफ, 24 करोड़ 82 लाख लोगों के खिलाफ, क्योंकि इसी आंकड़े के आधार पर नीति निर्माण होगा, योजना बनेगी और इन लोगों को उनके हक से वंचित किया जाएगा. और इसीलिए मैं आगाह करना चाहती हूं किसी को भी कि इन आंकड़ों से भ्रमित ना होइए और सरकार के झूठ को पकड़िए. आज तक गरीबी नापने का एक मापदंड था, उस मापदंड को आपने बदल दिया. अगर आपके घर में टॉयलेट बना है और कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके 2 बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, अब आप गरीब नहीं है. आपके गांव में अगर 5 घरों में बिजली आ गई, आप गरीब नहीं है. ये कौन से मापदंड है? और ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता है. अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन लो, अपनी ही पीठ थपथपा लो, अपना ही सीना ठोक लो. ये एक नया मानक है इस देश में. सुप्रिया, आपने जो चर्चा की, जाहिर तौर पे जो इससे इम्पैक्टेड हैं, जो गरीब हैं,
वो तो भ्रमित नहीं होंगे। अगर वो गरीब होंगे तो उनको में गरीबी महसूस हो रही होगी। बेनिफिशरीज एक बड़ा वोट बैंक है मोदी सरकार का, और उसकी जो स्कीमें हैं उसके तर्ज पे सरकार बीजेपी क्लेम करती है कि वो सत्ता में वापसी करती है अलग अलग राज्यों में। आपको क्या लगता है कि वो वोट बैंक जो बीजेपी का है, बीपीएल है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग है, वो इम्पैक्टेड होगा और वो इससे प्रभावित होगा कि हाँ हम गरीब हैं पर गरीब माने नहीं जा रहे? मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत ही नहीं हूं कि जो गरीब तबका है वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी का एक वोट बैंक जरूर है, लेकिन उसमें सिर्फ गरीब हैं या सिर्फ लाभार्थी हैं, मेरा अपना मानना यह नहीं है, क्योंकि आंकड़े कुछ और बताते हैं। अभी चुनाव संपन्न हुए, जो एब्सोल्यूट वोट थे वो हमें ज्यादा बीजेपी से मिले, तो कहीं पर गरीब को यह लगता है कि उसके हक से उसको वंचित किया जा रहा है। आपने जो बात कही कि गरीब तो असलियत जानता है, बिल्कुल सही बात है, गरीब असलियत जानता है। गरीब एक साबुन की टिकिया और सिर पे लगाने वाला तेल और एक मंजन नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि गरीबी कम हो गई है। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के ये जो दावे हैं, ये जो गुलाबी मौसम बनाने की तरकीबें हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को धीमे से उस सेफ्टी नेट से निकाल देने के लिए है। 5 साल तक फ्री राशन आपको देना पड़ रहा है, मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और दम भर रहे हैं, हवा गुब्बारा चल रहा है कि गरीबी कम हो गई। अगर गरीबी कम हो गई होती तो बेरोजगारी ना होती। 2 करोड़ का दावा था हर साल रोजगार देने का, अभी तक तो 20 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे। 51,000 पर्चियां मोदी जी बांट रहे हैं, जो काम डाकिया करता था वो मोदी जी कर रहे हैं। 51,000 पर्चियां बांटते हैं। अगर गरीबी कम हो गई होती तो लोग ज्यादा खरीदते, खरीद ही नहीं रहे। अगर गरीबी कम हो गई होती तो बच्चे ज्यादा पढ़ते, एनरोलमेंट्स में डिप आया है। ऐसा क्यों है? जो साक्ष्य जमीनी हकीकत है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको नहीं लगता कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाल दी? आपसे मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहूं, आप थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व मत करिए, आप एक रिपोर्ट निकाल दीजिए और रिपोर्ट निकालने के बाद आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, खुद ही अनुमान लगा लीजिए, खुद ही रिपोर्ट रिलीज करा दीजिए और अपने प्रधानमंत्री से उसको, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सरकार की कोई एजेंसी तो कहे, लेबर मिनिस्ट्री तो आकर कहे कि हाँ हमने इतना रोजगार दे दिया। वित्त मंत्रालय तो आके कहे, वित्त मंत्रालय एनएसएसओ के आंकड़े बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में है, कंजम्पशन गिर रहा है, आधा हो गया पिछले साल से, और यहां कहा जा रहा है कि गरीबी बिल्कुल कम हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि यह झूठ जो रचा जाता है वो बड़ा हानिकारक है, लेकिन वो झूठ चुनावी मौसम में और रचा जाएगा, यह भी आगाह करना जरूरी है। जी सुप्रिया जी, वो मणिपुर के मामले पे आपसे एक सवाल है जो आप एक मिनट, आपका सवाल इस पर है, एक मिनट इस पर लेके फिर मैं आती हूं आपके पास। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश की पूरी आबादी लगभग 8 करोड़ है और सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार ने 5 करोड़ लोगों को राशन बांटे हैं, और जो नया आंकड़ा आया उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग गरीबी का से बाहर आए। तो क्या यह मानी कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश गरीब था? वही मैं पूछना चाह रही हूं। जो राज्यों के आंकड़े आए हैं उसमें से यूपी और मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पे बड़ा अग्रसर होता दिख रहा है, और वहां पर आपको ज्यादा फ्री का राशन बांटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? हम इसका समर्थन करते हैं, राहत का काम होना चाहिए, सरकार वेलफेयर स्टेट में इसी काम करने के लिए इलेक्ट होती है, लेकिन इस तरह के झूठे दावे करके आप गरीबों का तो मजाक बना रहे हैं, आप पूरे देश को मूर्ख समझकर उनको और मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए, और अपने आप को, एक हुडविंकिंग शब्द होता है अंग्रेजी में, अपने आप को भी मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर आप नीति निर्माण करिएगा। जी, सरकार झूठा दावा कर रहा है, सामने ही इलेक्शन है, तो ये तो अल्टीमेटली आपको ही पॉजिटिव वाइब देगा, और आप लोग इसको पॉलिटिकली कैसे, मतलब इसको चैलेंज, ये चैलेंज जो है पॉलिटिकली कैसे इसका आप मुकाबला मैं इस करेंगे? मंच से क्या कर रही हूं? मैं पॉलिटिकल चैलेंज ही तो कर रही हूं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकलते हैं और वो गरीबों से, वंचितों से, शोषितों से, स्टूडेंट से, महिलाओं से लगातार मिलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन दावों का पर्दाफाशी तो कर रहे हैं। वो लोगों को न्याय दिलाने, किस चीज से न्याय की हम बात कर रहे हैं? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। क्या है आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय यही तो है कि बेरोजगारी कम हो,
आर्थिक असमानता की जो खाई हो वो पाटी जाए, महंगाई जो सिर चढ़कर लोगों की कमर तोड़ रही है उसको कम किया जाए। ये इसी सब का हिस्सा है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है। इनकम टैक्स के आंकड़े देखिए, 5 लाख से कम कमाने वालों में ग्रोथ रेट मिनिस्क्यूल और 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि। ये तो आर्थिक असमानता का पैमाना है ना। इसी के खिलाफ तो हमें, इसी अन्याय के खिलाफ तो हम न्याय दिलाने की मुहिम लगा रहे हैं। जी, आपका सवाल था इनसे। सवाल था कि 3 लोगों की जो मौत हुई उस पर आपका क्या कहना है? हमने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो जानबूझकर मणिपुर से शुरू करी। शुरू करने को हम कहीं और से भी कर सकते थे, क्योंकि हम मणिपुर से नागालैंड, फिर अरुणाचल, असम का काम कर रहे हैं। हमने क्यों शुरू की मणिपुर से? हमने इसलिए मणिपुर से वो यात्रा शुरू करी क्योंकि 8 महीने से इस देश का एक राज्य लगातार जल रहा है, हिंसा का अंश सह रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे राहत कैंप में हैं। लेकिन इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिनके पास 8,000 करोड़ के 2-2 विमान हैं, उनके पास 1 मिनट मणिपुर जाने के लिए नहीं है। 36 सेकेंड 78 दिन बाद बोलते हैं मणिपुर पर। जब मणिपुर में राहुल गांधी गए, वहां के लोगों से मिले, वहां की वेदना और पीड़ा को सुना, तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार ने ऐसा एक माहौल रचा है कि मणिपुर में जैसे सब अच्छा है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आज भी कर्फ्यू क्यों है कई जगहों पर? अगर सब ठीक है तो सेना और पुलिस में लड़ाई क्यों है? अगर सब ठीक है तो एक कमांडर की हत्या कैसे हो जाती है? अगर सब ठीक है तो सुरक्षा बलों के ऊपर प्रहार क्यों होता है? आज यह पूछना जरूरी है मणिपुर में, क्यों हजारों लोग 8 महीने से राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं? इन सब बातों का जवाब क्या है? मोदी जी आंध्र प्रदेश और केरल घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जा सकता आपका विमान? आपका विमान ग्रीस, अमेरिका, यूरोप हर जगह की यात्रा करेगा, मणिपुर नहीं जाएगा। मणिपुर जहां पर 48 घंटे पहले एक सिक्योरिटी पर्सनल की हत्या हुई, वो आज भी हिंसा से ग्रसित है। लेकिन प्रधानमंत्री को और मोदी सरकार को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। सुप्रिया, ये सवाल आपके मीडिया डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अभी एक नोटिस हम लोग ने देखा है, जो कारण बताओ नोटिस आलोक शर्मा जी को जारी किया गया है। उनके कुछ उन्होंने बयान दिया था कमलनाथ पर। क्या किया गया? आलोक शर्मा जी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने कमलनाथ पर कुछ टिप्पणी की थी कि वो बीजेपी के साथ जो है उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया है मध्य प्रदेश। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं देखूंगी ये क्या बात है और उसके बाद इस पर बिल्कुल टिप्पणी दूंगी अपनी। और एक जो मामला आ रहा है अंकिता गुप्ता का, राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंच रही है और वहां पे पोस्टर बैनर्स लगे हैं। अंकिता गुप्ता ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया था उत्पीड़न का। श्रीनिवास आपके IOC प्रेसिडेंट है उन पर। मेरे लिए ना ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महिलाओं का सम्मान और महिला सुरक्षा का दावा अन्य कोई पार्टी कर नहीं सकती है। हमारे यहां जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता है, जिस तरह से उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो किसी और पार्टी में नहीं है। जिस मामले का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि वो कोर्ट में लंबित है, मैं उस पर बहुत कम टिप्पणी करना चाहती हूं। 10 महीने हो गए और जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा वो तमाम बार जांच एजेंसियों के सामने उपस्थित हो गए, अपना पक्ष रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल भी मिली हुई है। और असलियत यह है कि असम पुलिस और असम सरकार ने 10 महीने हो गए अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया है। तो मेरा अपना मानना है कि महिला सुरक्षा एक बहुत गंभीर विषय है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी हेमंत बिस्व शर्मा या कोई राजनीति से प्रेरित करके करता है वो सर्वथा गलत है। कोई और सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस देश के गरीबों की आवाज बनिए और इस बात को उन लोगों तक पहुंचाइए
जिनको लगता है कि किताबी दावे कर कर, झूठे दावे कर कर वो इस देश को भ्रमित कर देंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।